कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक विशाल एस्टेरॉयड तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इस खतरे से बचने के लिए इंसान न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड को तबाह करने की कोशिश करते हैं। मिसाइल अटैक से एस्टेरॉयड टुकड़ों में टूट तो जाता है, लेकिन उसके रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पूरी दुनिया में गिरने लगते हैं। इस न्यूक्लियर रेडिएशन का इतना भयानक असर होता है कि अर्थ पर मौजूद सारे छोटे प्राणी जैसे चींटी, मकड़ी, सांप और छिपकली, उनके डीएनए में जबरदस्त बदलाव आ जाता है। कुछ ही वक्त में ये छोटे मोटे जीव बेहद बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। इन मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच 1 साल से भी ज्यादा समय तक भयानक जंग चलती है। आखिरकार ज्यादातर मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, लेकिन इस जंग में इंसानों की मिलिट्री पावर और एम्यूनिशन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। दुनिया की करीब 95% पॉपुलेशन इस तबाही में मारी जाती है और जो लोग बच पाते हैं उन्हें जमीन के नीचे बनाए गए बंकर्स में रहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसी दुनिया में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जोएल रहता है। वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जो इस भयानक तबाही से जिंदा बच गया था। जोएल की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ कार में कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिता रहा था। तभी अचानक आसमान से एस्टेरॉयड के टुकड़े उनके शहर की तरफ गिरने लगते हैं। इसके तुरंत बाद एक विशाल कीड़ा शहर पर हमला कर देता है। ये नजारा देखकर जोएल और एमी भागते हुए घर की तरफ जाते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि शहर के सभी लोग जान बचाकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसी अफरा तफरी में जोएल और एमी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अलग होने से पहले जोएल एमी से वादा करता है कि वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा, लेकिन भागते वक्त जोएल का परिवार भी मॉन्स्टर्स के हमले की चपेट में आ जाता है। जोएल किसी तरह कार से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके माँ बाप कार के अंदर ही फंस जाते हैं। उनकी जान खतरे में होती है। जोएल की माँ उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है। जोएल मजबूरी में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक विशाल क्रीचर उनकी कार के ऊपर पैर रख देता है। जोएल अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखता है। इस हादसे से जोएल पूरी तरह टूट जाता है। आसपास के लोग उसे संभाल कर कार में बिठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन माँ बाप की मौत का ये सदमा जोएल के दिमाग से कभी नहीं निकल पाता। 7 साल बीत जाते हैं। अब जोएल उन्हीं लोगों के साथ एक बंकर में रह रहा है जिन्होंने उस दिन उसकी जान बचाई थी। बंकर में लगभग सभी लोग किसी न किसी पार्टनर के साथ रहते हैं, लेकिन जोएल अकेला है। वो अभी तक अपने माँ बाप की मौत को भुला नहीं पाया। उसके अंदर मॉन्स्टर्स का इतना ज्यादा डर बैठ चुका है कि उसे कभी बाहर भेजा ही नहीं जाता। जब भी वो किसी मॉन्स्टर को देखता है उसका पूरा बदन डर के मारे जम जाता है। इसी वजह से पिछले 7 साल से वो बंकर के अंदर ही खाना बनाने और सफाई जैसे काम करता आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक बंकर के अंदर ही एक विशाल चींटी घुस आती है। बंकर के लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग फाइट में शामिल होना चाहते हैं वो आगे आते हैं, लेकिन सभी जोएल को इस फाइट से दूर रहने के लिए कहते हैं। आखिरकार 4 लोग उस जायंट एंट को मारने के लिए जाते हैं, जबकि बाकी लोग थर्मल कैमरा के जरिए पूरी फाइट देखते रहते हैं। फाइट के दौरान जायंट एंट उनमें से एक को पकड़ लेती है। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर जोएल खुद को रोक नहीं पाता और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वो जायंट एंट की परछाई देखता है जिसके मुंह में उसका एक साथी फंसा हुआ था। ये देखते ही जोएल का डर दोबारा उभर आता है और वो वहीं जम जाता है। जब जायंट एंट उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जोएल अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि जायंट एंट का सिर उसके पैरों के पास पड़ा हुआ है। टीम के बाकी 2 मेंबर्स ने उसका सिर काट दिया था। इस इंसिडेंट के बाद जोएल अपना ध्यान भटकाने और अपने अंदर के डर को कम करने के लिए रेडियो पर किसी से बात करना शुरू करता है, और रेडियो पर जिसे वो ढूंढ निकालता है वो कोई और नहीं बल्कि एमी होती है। एमी भी 7 साल पहले उस तबाही से बच गई थी, लेकिन उसकी कॉलोनी जोएल के बंकर से बहुत दूर थी, इसलिए हादसे के बाद दोनों कभी मिल नहीं पाए। जोएल अलग अलग रेडियो स्टेशंस पर सर्च करता रहा और आखिरकार उसे एमी मिल गई। दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक रेडियो कनेक्शन बंद हो जाता है। आज मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद जोएल के अंदर एक नया एहसास पैदा होता है। वो पूरी जिंदगी बंकर के अंदर बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। वो अपने साथियों से पूछता है कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उसे बताया जाता है कि एमी की कॉलोनी वेस्ट डायरेक्शन में करीब 140 किलोमीटर दूर एक बीच के पास है। जोएल कहता है कि वो एमी से मिलने जाना चाहता है। उसके साथी उसे समझाते हैं कि वहां पहुंचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। एक ट्रेन्ड इंसान भी बाहर की दुनिया में 3 या 4 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता, और जोएल तो सिर्फ 1 घंटे में किसी मॉन्स्टर का शिकार बन जाएगा। लेकिन जोएल अपना फैसला कर चुका था, या तो वो एमी से मिलेगा या फिर उससे मिलने की कोशिश में अपनी जान दे देगा। जोएल को लगता था कि बंकर में रहने वाले लोगों के बीच वो किसी काम का नहीं है और सिर्फ एक बोझ है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके साथी उससे बहुत प्यार करते
करते थे। इसीलिए वो जोएल के लिए एक मैप भी बनाते हैं ताकि वो एमी की कॉलोनी तक पहुंच सके। और इस तरह 7 साल बाद जोएल पहली बार बंकर से बाहर निकलता है। एमी की कॉलोनी वेस्ट में 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जोएल को ये तक नहीं पता कि वेस्ट किस डायरेक्शन में है, इसलिए वो बिना डायरेक्शन समझे बस आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे किसी विशाल क्रीचर की गर्जने की आवाज सुनाई देती है। वो पास के एक घर में छुपने के लिए भागता है, लेकिन उस घर के तालाब में पहले से ही एक जायंट मेंढक मौजूद था। फ्रॉग को देखते ही जोएल फिर से डर के मारे जम जाता है। मेंढक अपनी लंबी जीभ से जोएल पर अटैक करने वाला ही होता है कि अचानक कोई जोएल को धक्का देकर हटा देता है, और ये एक डॉग था। मेंढक दोबारा अटैक करता है और अपनी जीभ से जोएल का पैर पकड़ लेता है, लेकिन डॉग उसकी जीभ में काट लेता है। इससे मेंढक की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जोएल और डॉग वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद डॉग एक खड़ी हुई बस के अंदर चला जाता है। ये बस कभी उसका घर हुआ करती थी, जहां वो अपनी मालकिन के साथ रहता था, लेकिन अब उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। जोएल बस की दीवार पर बॉय लिखा हुआ देखता है। जब वो बॉय पुकारता है तो डॉग तुरंत रिएक्ट करता है। तब जोएल समझ जाता है कि उसका नाम बॉय है। बस के अंदर जोएल को एक रेड ड्रेस मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, बॉय अचानक उस ड्रेस को उससे छीन लेता है, क्योंकि वो ड्रेस उसकी मालकिन की आखिरी निशानी थी। जोएल उस रात बस में ही रुक जाता है। अगली सुबह जब वो अपनी जर्नी पर निकलने लगता है, बॉय उस रेड ड्रेस को मुंह में दबाकर उसके पीछे आ जाता है, जैसे वो कह रहा हो कि वो भी जोएल के साथ जाना चाहता है। जोएल ड्रेस को अपने बैग में रख लेता है और बॉय को अपने साथ लेकर आगे निकल पड़ता है। दोनों तबाह हो चुके इलाकों से गुजरते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक जगह जोएल को एक पेड़ पर कुछ फ्रूट्स दिखाई देते हैं। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो फ्रूट तोड़कर खाने ही वाला होता है कि बॉय उसका पैर खींचने लगता है। जोएल समझ जाता है कि शायद वो फ्रूट जहरीला है। सफर के दौरान जोएल अपने एक्सपीरियंस एक नोटबुक में लिखता रहता है। तभी अचानक वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते वक्त उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। जमीन पर बड़े बड़े स्केलेटन पड़े हुए हैं। तभी कुछ खून चूसने वाले, बेहद तेजी से अटैक करने वाले इंसेक्ट्स जोएल पर टूट पड़ते हैं। अचानक एक अनजान आदमी उसे रस्सी की मदद से बाहर खींच लेता है। उस आदमी का नाम क्लाइड है। उसके साथ एक छोटी लड़की मिनो भी होती है, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुर थी। मिनो ग्रेनेड फेंक कर उन सारे इंसेक्ट्स को उड़ा देती है। क्लाइड जोएल से कहता है कि उसका अकेले घूमना बिल्कुल ठीक नहीं है। जोएल बताता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ बॉय है और वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने जा रहा है। क्लाइड बताता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जहां माउंटेन्स और स्नो है। वहां के ठंडे एनवायरनमेंट की वजह से मॉन्स्टर्स उस तरफ नहीं जाते। क्लाइड कहता है कि वो कुछ दूर तक साथ चल सकते हैं। चलते चलते तीनों एक पहाड़ पर रुकते हैं, जहां मिनो जोएल को एरो चलाना सिखाने लगती है, लेकिन जोएल का एम बहुत खराब होता है। मिनो बताती है कि उसके फादर उनकी कॉलोनी के सबसे अच्छे तीरंदाज थे, लेकिन एक बार जब जायंट क्रीचर्स ने उनकी कॉलोनी पर एक साथ अटैक किया तो मिनो के फादर और क्लाइड का बेटा दोनों मारे गए। तब से क्लाइड और मिनो किसी सेफ जगह की तलाश में साथ रह रहे हैं। तभी क्लाइड जंगल में एक मॉन्स्टर को आते हुए देख लेता है। वो जोएल से कहता है कि उस मॉन्स्टर को अब तुम्हारी स्मेल मिल चुकी है, इसलिए वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। क्लाइड और मिनो कई सालों से इस डेंजरस दुनिया में सरवाइव कर रहे थे, इसीलिए उन्हें इन क्रीचर्स के बारे में काफी कुछ पता था। कुछ वक्त बाद उन्हें एक जायंट स्नेल मिलता है। क्लाइड जोएल को बिल्कुल न हिलने के लिए कहता है। फिर वो जोएल से धीरे से उसकी टी शर्ट उतारने को कहता है। क्लाइड उस टी शर्ट को स्नेल के ऊपर रख देता है। स्नेल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। क्लाइड बताता है कि अब ये स्नेल जहां भी जाएगा वहां जोएल की स्मेल छोड़ता जाएगा। इससे उनका पीछा कर रहा मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाएगा। जोएल पूछता है कि स्नेल ने उन पर अटैक क्यों नहीं किया। क्लाइड कहता है कुछ क्रीचर्स अच्छे भी होते हैं। मिनो भी जोएल को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। अगर कभी किसी क्रीचर को लेकर डाउट हो तो उसकी आंखों में देखना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को तीनों एक जगह रुककर खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं, लेकिन क्लाइड वार्निंग देता है कि उनके खाने की स्मेल से और मॉन्स्टर्स भी वहां आ सकते हैं। अगली सुबह मिनो फिर जोएल को क्रॉसबो चलाना सिखाती है। इस बार जब जोएल अपने दिमाग को शांत करके एरो चलाता है तो उसका निशाना एकदम परफेक्ट लगता है। ये देखकर मिनो बहुत खुश होती है और जोएल को गले लगा लेती है। इतनी छोटी उम्र में अपना परिवार खोने के बाद मिनो अब जोएल को अपने बड़े भाई की तरह देखने लगी थी। क्लाइड और मिनो जोएल को सरवाइव करने के तरीके सिखाते हैं। कौन से प्लांट्स जहर का असर कम कर सकते हैं, कौन से डेंजरस हैं और इस दुनिया में किस तरह जिंदा रहना है, वो सब कुछ बताते हैं। आखिर में वो जोएल को दुनिया के सबसे खतरनाक क्रीचर्स में से एक सैंड गॉबलर के बारे में बताते हैं, खासकर उनकी क्वीन। ये क्रीचर्स जमीन के नीचे रहते हैं और जरा सी आवाज मिलते ही बाहर निकल आते हैं। क्वीन के पास पंख भी होते हैं और अब तक कोई भी इंसान क्वीन का सामना करके जिंदा वापस नहीं आया था। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और अब उनका रास्ता अलग होने का वक्त आ जाता है। क्लाइड जोएल से कहता है कि वो उनके साथ चला जाए, लेकिन जोएल सिर्फ एमी के पास जाना चाहता है। मिनो को ये बात बहुत बुरी लगती है। जोएल उसे समझाता है कि
एमी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनो आखिरी बार जोएल को गले लगाती है। क्लाइड जोएल को एक ग्रेनेड देता है और कहता है कि इसे सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पर यूज करना। पिन खींचने के बाद 5 तक काउंट करना होगा। इसके बाद तीनों अलग हो जाते हैं। अब जोएल और बॉय को अकेले 50 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो बेहद डेंजरस था। कुछ दूर जाने के बाद बॉय अजीब बिहेव करने लगता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। वो एक बोट के नीचे छुप जाता है। जोएल उसे आवाज देता हुआ उसके पास जाता है। तभी उसके पैरों के नीचे से अचानक बहुत सारे पैर निकलने लगते हैं। एक जायंट सेंटीपीड जमीन से बाहर आ जाता है। जोएल डर कर अपना क्रॉसबो निकालता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है। तभी बॉय जोर से भौंकता है। उसकी आवाज से क्रीचर कुछ पल के लिए डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी पूंछ से जोएल को दूर फेंक देता है। फिर मॉन्स्टर बोट को घेर लेता है और बॉय पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जोएल खुद को संभालता है और एक एरो चला देता है। एरो सीधा मॉन्स्टर के गले में जा लगता है। क्रीचर गुस्से में जोएल की तरफ दौड़ता है। जोएल दूसरा एरो चलाता है। ये एरो सीधा मॉन्स्टर के सिर में लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। बॉय भागकर उसके पास आ जाता है। आज जोएल ने अपने डर को हरा दिया था और बॉय की जान बचा ली थी। अगली सुबह जोएल और बॉय एक बड़े गड्ढे के पास पहुंचते हैं। बॉय फिर से अजीब बिहेव करने लगता है और वहां से भागना चाहता है। जोएल समझ जाता है कि आसपास जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा है। तभी वो देखता है कि जमीन के नीचे से एक क्रीचर उसकी तरफ आ रहा है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये सैंड गॉबलर क्वीन थी। जिंदा बचने के लिए जोएल तुरंत एक छोटा टॉय दूर फेंक देता है ताकि क्वीन का अटेंशन और आवाज दोनों उस तरफ चले जाएं। और बिल्कुल वैसा ही होता है। क्वीन जमीन फाड़कर उस डायरेक्शन में बाहर निकल आती है। जोएल बिना वक्त गवाए भागने लगता है। क्वीन उसका पीछा करती है। भागते भागते अचानक जोएल गिर जाता है और उसका बैग दूर जाकर गिरता है। जोएल बॉय के पीछे एक पेड़ के ट्रंक के अंदर छुप जाता है और बॉय का मुंह दबा देता है ताकि वो कोई आवाज न करे। आवाज न मिलने पर क्वीन वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जोएल के बैग से बॉय की मालकिन की रेड ड्रेस निकलकर नदी में गिर जाती है। ड्रेस को देखते ही बॉय अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। जोएल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉय नहीं रुकता। क्वीन की नजर दोबारा उनकी तरफ चली जाती है। बॉय को बचाने के लिए जोएल अपने बैग की तरफ दौड़ता है और उसमें रखा ग्रेनेड निकाल लेता है। वो पिन खींचकर काउंट करना शुरू करता है, लेकिन तभी ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। जोएल उसे उठाने के लिए झुकता है और उसी वक्त क्वीन उस पर हमला कर देती है। जोएल किसी तरह ग्रेनेड उठाता है और सीधा क्वीन के मुंह के अंदर फेंक देता है। फिर खुद नदी में जंप कर लेता है। अगले ही पल एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और क्वीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जोएल खुशी से चिल्लाने लगता है। जोएल पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके बदन पर लीच जैसे खून चूसने वाले क्रीचर्स चिपके हुए हैं। वो डर के मारे एक एक करके उन्हें अपने बदन से खींचकर निकालता है। इसके बाद वो बॉय को डांटने लगता है कि उस ड्रेस की वजह से दोनों की जान जा सकती थी। बॉय को जोएल की बात बुरी लगती है और वो दुखी होकर उसे छोड़कर अकेला चला जाता है। कुछ ही देर बाद लीचेस के जहर का असर जोएल पर होने लगता है। वो कमजोर पड़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उसकी नजर उसी पेड़ पर पड़ती है जिसके फ्रूट्स जहर का असर कम कर सकते थे। जोएल तुरंत वो फ्रूट खा लेता है। नशीली सी हालत में वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और थककर एक जगह बैठ जाता है। तभी उसे अपने सामने एमी खड़ी दिखाई देती है। 7 साल बाद एमी को देखकर जोएल अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर देता है, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद वो दोबारा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तब वो एमी की कॉलोनी में होता है। एमी को सच में अपने सामने देखकर जोएल बहुत इमोशनल और खुश हो जाता है। एमी उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। जोएल कहता है कि इतने सालों बाद तुम्हें किस करके बहुत अच्छा लगा। एमी हंसकर कहती है, तुमने मुझे नहीं, उस बूढ़े आदमी को किस किया था। बाद में एमी बताती है कि कुछ लोग उनकी कॉलोनी में आए हैं। उनमें से एक शिप का कैप्टन है और वो सभी लोगों को एक सेफ लोकेशन पर ले जाना चाहता है। जोएल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। एमी कुछ काम से वहाँ से चली जाती है। जोएल बाहर निकलता है और कॉलोनी की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। ये कॉलोनी अंडरग्राउंड बनी हुई थी, लेकिन इसके बिल्कुल पास समुद्र था और ये समुद्र ही उनकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स पानी को पसंद नहीं करते थे। तभी एमी वापस आती है और जोएल की मुलाकात कैप्टन से करवाती है। कैप्टन बताता है कि वो पहले आर्मी में था और अब बचे हुए लोगों को एक सेफ बेस पर ले जा रहा है। इसके बाद जोएल और एमी को अकेले में बात करने का मौका मिलता है। जोएल एमी से पूछता है, मैं तुम्हारे लिए 140 किलोमीटर चलकर यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रही, क्यों? एमी बताती है कि पिछले साल उसने भी अपने प्यार को खो दिया था। ये सुनकर जोएल अंदर से टूट जाता है। अब उसे एहसास होता है कि एमी से मिलने से पहले उसे ये पूछ लेना चाहिए था कि क्या एमी भी वाकई उससे मिलना चाहती है। एमी कहती है कि गलती उसकी भी थी। उसे पहले ही रेडियो पर जोएल को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो खुश है कि जोएल यहाँ आया। वो कहती है कि दोनों कम से कम दोस्त तो रह ही सकते हैं। और जोएल अपनी कॉलोनी से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाता। तभी वही बूढ़ा आदमी वापस आता है और जोएल को कुछ फ्रूट्स और बियर देता है। ये कैप्टन की तरफ से उनकी नई जिंदगी का गिफ्ट था। जोएल वो मैप निकालता है जो उसके फ्रेंड्स ने उसे दिया था। मैप के पीछे उसके फ्रेंड्स ने
उसके लिए कुछ लविंग मैसेजेस लिखे थे। उन मैसेजेस को पढ़कर जोएल इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक रेडियो पर उसकी कॉलोनी से सिग्नल आता है। जोएल के साथी उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जोएल उन्हें अपने पूरे सफर के बारे में बताता है। वहीं उसे पता चलता है कि उसके बंकर से निकलने के बाद कॉलोनी पर बार बार मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है और अब वो जगह सेफ नहीं रही। तभी रेडियो सिग्नल दोबारा कट जाता है। जोएल फैसला करता है कि वो एमी के साथ नहीं जाएगा, सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स को बचाएगा। तभी उसकी नजर उस फ्रूट पर पड़ती है जो उसे कैप्टन की तरफ से दिया गया था। जोएल देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही फ्रूट था जिसे बॉय ने उसे पहले खाने से रोका था। जोएल तुरंत एमी के पास दौड़ता है, लेकिन तब तक कॉलोनी के लोग वो फ्रूट खा चुके होते हैं और सब बेहोश होने लगते हैं। जोएल एमी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक करके सब लोग बेहोश होते जाते हैं। तभी पीछे से डायना आकर जोएल पर हमला कर देती है। जब जोएल को होश आता है तो वो देखता है कि सभी लोग बंधे हुए हैं। अब असली सच सामने आता है। कैप्टन और उसकी टीम अलग अलग कॉलोनियों को लूटकर उनका खाना और रिसोर्सेज चुराते थे और जो लोग उनके हाथ लगते थे उन्हें एक जायंट क्रैब को खिला दिया जाता था। ये क्रैब उनके शिप को खींचता था। कैप्टन रिमोट का एक बटन दबाता है और समुद्र से एक विशाल क्रैब बाहर निकल आता है। सभी लोग जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। एमी खुद को आजाद कर लेती है और फिर जोएल को भी छुड़ा देती है। वो जोएल से कहती है, मैं इन तीनों को संभालती हूँ, तुम क्रैब को देखो। एमी एक गेट का टुकड़ा उठाकर आगे बढ़ती है। वो गोलियां और डॉज करते हुए एक आदमी पर जंप कर देती है और दोनों टकराकर बेहोश हो जाते हैं। इधर क्रैब जोएल के करीब आ जाता है। जोएल एक लोहे का रॉड लेकर उसकी तरफ दौड़ता है और उस पर वार करता है। वार इतना जोर का होता है कि क्रैब उलट जाता है, लेकिन कैप्टन रिमोट दबाता है और क्रैब दोबारा खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो जोएल पर एक जबरदस्त हमला करता है। उधर एमी और डायना की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन एमी हार जाती है। क्रैब फिर जोएल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बॉय वहां पहुंच जाता है। बॉय क्रैब के सामने खड़ा हो जाता है और अजीब बात ये थी कि क्रैब बॉय को देखकर शांत हो जाता है। कैप्टन गुस्से में डायना को चिल्लाकर बॉय को मारने के लिए कहता है। डायना रॉकेट लॉन्चर उठाती है, लेकिन एमी उसके हाथ पर वार कर देती है। रॉकेट लॉन्चर से छूटी रॉकेट सीधा क्रैब से टकरा जाती है। इससे क्रैब और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कैप्टन खुद नीचे आता है और एमी पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब क्रैब कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कैप्टन फिर रिमोट से क्रैब को शॉक देने की कोशिश करता है और उसे रोक लेता है। क्रैब दोबारा जोएल की तरफ बढ़ता है। जोएल बॉय से कहता है कि वो एमी के पास जाए। बॉय किसी तरह एमी को होश में लाने की कोशिश करता है। इसी बीच 3 लुटेरे वहां से भागने लगते हैं। क्रैब बार बार जोएल पर अटैक करता रहता है। तभी एमी को होश आ जाता है। वो जमीन पर पड़ा ग्रेनेड लॉन्चर उठा लेती है। वहीं क्रैब जोएल का पैर पकड़ लेता है। जोएल एमी से वेपन मांगता है और एमी उसे दे देती है, लेकिन वेपन चलाने से पहले जोएल क्रैब की आंखों में देख लेता है और उसी वक्त उसे मिनो की बात याद आती है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जोएल क्रैब की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द है। जोएल को समझ आता है कि शॉक देने वाली चेन की वजह से क्रैब को कंट्रोल किया जा रहा है। वो चेन पर गोली चला देता है, जिससे कि चेन टूट जाती है और क्रैब आजाद हो जाता है। अब वो जोएल पर अटैक नहीं करता। वो धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो कैप्टन के शिप की तरफ मुड़ता है। कैप्टन फिर रिमोट से उसे शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। वो उन तीनों गंदे इरादों वाले लुटेरों को निगल जाता है और कैप्टन के शिप को भी तबाह कर देता है। और इस तरह जोएल, जो कभी मॉन्स्टर्स के नाम से ही बहुत डर जाता था, आखिरकार उसी दुनिया में न सिर्फ सरवाइव करना सीख लेता है, बल्कि अपने डर को हराकर दूसरों की जान बचाने लायक भी बन जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।